गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। और इसके पहले मैंने सिटीजनशिप पे लेक्चर लिया था और आज फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। और इसके पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि जैसे कि यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस अभी एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तो आप सभी लोग उसके लिए पढ़ रहे होंगे। और अगर यहाँ से आप पॉलिटी देख रहे हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो प्लीज़ आप यहाँ से देखिए और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें। और चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक है। फिर उसके बाद इसे बोला गया है मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा है। और बोला गया है कि जो राइट्स हैं वो रिजनेबल क्लेम कर सकते हैं इस पे। और इन अधिकारों से हमें मोरल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास, हमारे जो जनता है, हमारी पब्लिक है या लोग हैं, उनको सर्वांगीण विकास के लिए ये अधिकार देने बहुत ज़रूरी हैं। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ राइट, यानी कि जो हमारे अधिकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नेचुरल राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं और स्टेचुरी लीगल राइट्स होते हैं। तो नेचुरल तो हमें सबको जो है मिले हैं, वो किसी को ऐसा नहीं कि किसी को ना मिले हों। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट होते हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो हमें जैसे मौलिक अधिकार ये हमारे पार्ट 3 में दिए गए हैं। और जो हमारे संविधान में मतलब आर्टिकल्स में लिखे हैं, पार्ट्स में लिखे हैं। और फंडामेंटल राइट जैसे ये पार्ट 3 में है। और स्टेचुरी या लीगल राइट्स मतलब जो कानून बना के हमें अधिकार दिए जाते हैं, वो स्टेचुरी या लीगल राइट्स कहलाते हैं। फिर देखेंगे सन 1215 में इंग्लैंड में अधिकारों की मांग हुई। और अधिकारों की मांग हुई कहाँ, वो मैग्ना कार्टा नामक स्थान पर। तो इसीलिए ये मतलब उसी के नाम पे पड़ा मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें अधिकारों की मांग हुई। तो फर्स्ट रिटर्न रूप में 1791 में लिखित रूप से जो राइट्स मिले वो बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने गए। और फंडामेंटल राइट्स जो हमारे यहाँ बने हैं वो जो अमेरिका से इंस्पायर्ड हैं। और नेहरू रिपोर्ट में बात हुई थी इन मौलिक अधिकारों की, और जो कि कराची सेशन से संबंधित है। फिर देखेंगे इसके फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स में दे आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब ये आत्यांतिक नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी इन पे तार्किक युक्त निर्बंधन है। और एफआर आर इनफोर्सिबल, मतलब वाद योग्य हैं। और जस्टिसेबल, न्याय योग्य हैं। और स्थायी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में अमेंड हो सकता है पर विदाउट इंटरफियर एनी बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा मूल ढांचा है संविधान का, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, बट उसको कोई भी किसी भी तरीके से कोई छेड़छाड़ उसमें ना हुई हो, और कोई भी उसमें मतलब बिल्कुल भी हानि ना हुई हो, तो आप वहाँ पे अमेंड कर सकते हैं बिना किसी बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ किए हुए। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी आर्टिकल सस्पेंडेड, मतलब जो 20 मतलब जीने का अधिकार है जो हमारा, उसको छोड़ के जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको सस्पेंड किया सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। फिर द नेचर ऑफ एफआर इज नेगेटिव, एग्जाम्पल चोरी मत करो। तो मतलब ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका जो प्रकृति है वो नेगेटिव रूप में है, मतलब जो भी इसमें शब्द लिखे हुए हैं वो नेगेटिव रूप में लिखे हुए हैं। फिर देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो बेसिकली ये 6 प्रकार के हैं। तो राइट टू इक्वालिटी, और यानी समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। फिर उसके बाद जो 5वां हमारा संवैधानिक या मौलिक अधिकार है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित इसमें दिए गए हैं जो अधिकार हैं, तो 29 से 30 के बीच में है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, मतलब जो हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में है। फिर यहाँ देखेंगे जो आर्टिकल 31 है वो मतलब एक संपत्ति का अधिकार है जो कि अब डिलीट कर दिया गया है। और
44वें संशोधन से 1978 में अभी ये जो है 300 ए आर्टिकल में है और पार्ट कौन सा है 12 और ये लीगल राइट बन गया है। फिर उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 12 मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि डिफिनीशन ऑफ स्टेट मतलब स्टेट कैसे मतलब 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो पहला आपके पास लैंड होनी चाहिए और दूसरा पॉपुलेशन होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो बेसिकली इसको बनने के लिए मतलब 4 चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है, उससे स्टेट बनेगा। तो केंद्र लेवल पर केंद्र लेवल पर आपके पास कार्यपालिका है और लेजिस्लेटिव यानी विधायिका है और राज्य में भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में बटा हुआ है और लोकल बॉडी 2 भागों में विभाजित है, पंचायत और नगर पालिका। फिर उसके बाद देखेंगे जो स्टैट्यूटरी बॉडी हैं वो कानून द्वारा बनती हैं, प्राइवेट यूनिट लाइक बीसीसीआई। फिर उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 13 में क्या है। सो इसमें जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा है। कानून जो है सरकारी आदेश पर यदि संविधान का वायलेशन कर रहा है मतलब कोई कानून है अगर वो संविधान के किसी भी चीज़ का उल्लंघन कर रहा है तो उसकी संवैधानिक वैधता की जांच होगी और कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की इसी शक्ति को न्यायिक समीक्षा कहते हैं। मतलब जो जुडिशियल रिव्यू है मतलब जो भी अगर कोई भी कानून हमारे संविधान का हनन कर रहा है तो उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा और हाई कोर्ट करेगा, वही बताएगा। जो अगर ये परिस्थिति ही जुडिशियल रिव्यू कहलाती है, न्यायिक समीक्षा कहलाती है। फिर देखेंगे 13 क्लॉज ए में कोई कानून चाहे संविधान बनने से पहले का हो या फिर जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकार का हनन करेगा, उल्लंघन करेगा उस मात्रा तक उस शून्य माना जाएगा। सो इसमें बताया गया है कि अगर कोई कानून जैसे संविधान बनने से पहले बना है और वो जिस स्थिति तक किसी भी चीज़ का उल्लंघन कर रहा है तो वहाँ तक उस शून्य माना जाएगा। और 13(2) में क्या दिया है, संविधान बनने के बाद ये पहले ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था और ये पोस्ट है। तो संविधान बनने के बाद जो भी विधियाँ बनी अगर संविधान के पार्ट 3 के अगेंस्ट कोई मतलब उल्लंघन कर रहा है मौलिक अधिकारों का तो वो उस स्थिति तक शून्य माना जाएगा। फिर देखते हैं क्लॉज 13 का 3। तो इसमें देखेंगे कौन से लॉज इसमें आएंगे। तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून, राज्य विधानमंडल, अध्यादेश, नियम, अधिसूचना, उपनियम और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। और 13(4) में क्या है, जो संवैधानिक संशोधन है इज नॉट पार्ट ऑफ 13 का क्लॉज 3 मतलब 13 के 3 क्लॉज में जो संवैधानिक संशोधन है वो नहीं आएगा। बट इसमें संविधान संशोधन अधिनियम 13(3) में आ गया तो कोई भी कुछ हटा या कम नहीं कर सकता। अगर नहीं आएगा तो फंडामेंटल राइट में परिवर्तन कर सकता है। ये मतलब एक बड़ा विवाद अभी भी है। फिर देखेंगे शंकरी प्रसाद केस इसी में आया मौलिक अधिकारों में। सो इसमें शंकरी प्रसाद केस आया 1951 में। इसमें बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ 13 क्लॉज 3। सो ये शंकरी प्रसाद में बोला गया कि जो संविधान संशोधन है वो हमारे 13 के क्लॉज 3 में नहीं आएगा, उसका पार्ट नहीं है। और ये जो है संविधान संशोधन है फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकते हैं। फिर आया दूसरा सज्जन सिंह केस 1965 में। इसमें कोर्ट ने वही पहले वाला निर्णय बताया कि जो संविधान संशोधन है वो पार्ट 3 के क्लॉज पार्ट 13 के 3 क्लॉज में नहीं आएगा। फिर 1967 में गोलकनाथ केस आया। इसमें 11 जजेस की बेंच थी। तो जो जजेस की बेंच होती है वो सम और विषम मतलब एक में इवन नंबर में जजेस होंगे, एक में ऑड नंबर में। फिर इसमें बोला गया कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कैन नॉट अमेंडेड मतलब वो संशोधित नहीं हो सकते हैं और इस पार्ट ऑफ 13 क्लॉज 3 मतलब ये 13 के क्लॉज 3 का पार्ट माना जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी उनके टाइम पे 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। उसमें बोला गया कि संविधान संशोधन अधिनियम अब 13 के क्लॉज 1, 2 और 3 में वर्णित विधि में नहीं आएगा। मीन्स अब ये संविधान संशोधन 13 के क्लॉज 3 का पार्ट माना जाएगा। फिर देखेंगे केशवानंद भारती केस आया और ये अभी तक का सबसे बड़ा मतलब केस था जिसमें सबसे बड़ी बेंच मतलब 13 जजेस की बेंच बनी थी और इसमें भी 7-6 के अनुपात में हमारे जजेस बैठे थे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया जिसे एक्सप्लेन सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। जो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का उसको सिर्फ व्याख्यायित कौन
कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया सकता। आप मूल ढांचे को किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसको अगर आप बनाए रखेंगे तो संशोधन कर सकते हैं। फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ। आर्टिकल 368 यानी जो संविधान संशोधन से संबंधित है, उसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, और इसमें क्लॉज ऐड हुआ था। और इसमें बोला गया क्या, संविधान संशोधन कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब आप कहीं भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फिर देखेंगे 1980 में मिनर्वा मिल केस आया। उसमें बोला गया कि जो 368 का क्लॉज 4 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइट मीन्स इसको शून्य घोषित कर दिया। जो इंदिरा जी ने संविधान संशोधन कराया था वो शून्य घोषित हो गया। और इसके बाद 3 और हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यानी आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेबिलिटी यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत, और डॉक्ट्रिन ऑफ वीवर यानी आधिता का सिद्धांत। फिर देखेंगे राइट टू इक्वालिटी। तो जो हमारा समानता का अधिकार है वो 14 से 18 के बीच में दिया गया है। अभी यहाँ स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में सबसे पहले दिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, विधि के समसम था। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी जो विधियों के समक्ष समान संरक्षण है वो अमेरिका से लिया गया है। सो इसमें अगर समक्ष समता पूछे तो वो इंग्लैंड से लिया है, और जो यूएसए से लिया गया है वो संरक्षण के बारे में। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में अंतर क्या है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब किसी को भी विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, नो प्रिविलेज, मीन्स आपको सबके समान सबको मतलब समान ट्रीट करना है, सभी एक जैसे हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी समान को समान अधिकार, अगर कोई किसी स्थिति में है, अगर उसको बराबरी करने के लिए मतलब वहाँ पे उसको थोड़ा सा सहायता दी जाएगी। भिन्न वर्ग के लिए अलग अलग कानून, मतलब अगर कोई एक गरीब इंसान है, एक अमीर है, तो सरकार खुद ही नई नई योजनाएं लाता है जिससे कि वो आगे आ सके, मतलब गरीब भी थोड़ा सा अपना कुछ कर सके अपने लिए। और इसमें जो बोला गया है कोई भी समान विधि से ऊपर नहीं होगा, मतलब इसमें सबके लिए समान कानून है और सबके लिए एक जैसा ही बर्ताव होगा। फिर देखेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में बोला गया है कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष आधारों पर जो भेदभाव है उस पर रोक लगाई जाएगी। तो इसमें बोला गया 15 के क्लॉज 1 में राज्य भेदभाव नहीं करेगा स्टेट के अगेंस्ट, मतलब आप अगर कोई इन 5 चीज़ों के आधार पर अगर कोई आपके साथ भेदभाव कर सकता है, तो आप इन जो जो भी आपके साथ ऐसा करेगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं, उसके प्रति कार्रवाई होगी, और ये आपको मौलिक अधिकार दिया गया है। तो 15(1) में बोला गया कि 5 बेस के आधार पर आपको कोई भी भेदभाव तरीके से नहीं ट्रीट करेगा। सो इसमें 5 आधार कौन से हैं, रेस यानी मूल, कास्ट, सेक्स, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ, मूल, जाति, लिंग, धर्म और जन्मस्थान, यानी 5 चीज़ों के आधार पर आपको कोई भी भेदभाव जो है नहीं मिलेगा। और 15(2) में है कोई नागरिक अन्य नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लाइक जैसे दुकान में, सार्वजनिक स्थान पर, होटल में, मनोरंजन स्थल पर पूर्ण रूप से या आंशिक जल के लिए कुओं, तालाब आदि स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन एंड जो प्लेस ऑफ बर्थ है। तो इसमें बोला गया कि जैसे पहले हम लोग सुनते हैं कि जो शूद्र जाति के लोग होते थे, तो अगर कुएं में पानी भर लें या फिर कहीं गली से गुजर जाएं तो उनको लोग मारते थे, पीटते थे, अछूत बोलते थे। तो उस आधार पर कोई भी भेदभाव तरीके से बर्ताव नहीं करेगा। फिर देखेंगे जो 15 का क्लॉज 1 और 2 है, उसका एक अपवाद है। 15(3) में दिया गया है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब महिलाओं और बच्चों को जो है विशेषाधिकार मिलेगा अगर वो कोई कार्य कर रहा है। और ये जो 15(1) और 15(2) का अपवाद है। फिर आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में दिया गया है, ये संशोधन मतलब करके जोड़ा गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई निश्चित अनुपात में रिजर्वेशन दिया जाएगा। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन मतलब फॉर सोशल बैकवर्ड, एजुकेशनल बैकवर्ड,
एससी एंड एसटी, मतलब इन चारों लोगों को जो है बराबर में लाने के लिए इनको एक स्पेशल प्रोविज़न दिया जाएगा। फिर 15 का 5, ये 93 संविधान संशोधन 2005 से आया। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सोशल बैकवर्ड और एजुकेशनल बैकवर्ड, एससी और एसटी को आरक्षण मतलब मिलेगा। इसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट शामिल नहीं है। फिर देखेंगे जो 15(6) है, उसमें स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ईडब्ल्यूएस, मतलब कोई आर्थिक तौर पे कमज़ोर है तो उसको मदद दी जाएगी, उसको सहायता दी जाएगी। जैसे कि अभी हम लोग फॉर्म भरते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगता है, यानी अगर कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उसको एक कम कट ऑफ जाती है या फिर किसी में नहीं भी जाती है, लेकिन बनता है ये। इससे विशेष फ़ायदा बच्चों को होता है और ये 103 संविधान संशोधन में मिला था। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, और अगर आपको समझ में आया हो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, हाइप करें, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करें। ऐसे भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। थैंक यू।